हेलो एवरीवन। देखिए आज का लेक्चर हमारा फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसके ऊपर होगा। मतलब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हमें भारतीय संविधान में लिखे हुए भी हैं और मौलिक अधिकार हम सभी लोगों को मिले हुए भी हैं। देखिए यहाँ मैं आप लोग को कोई लेक्चर इस पर नहीं दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ स्लाइड चेंज करूँगा। मैं पूरा मैंने बना रखा है, आप देखिए उसको, पढ़िए एज ए रीडिंग, जैसे रीडिंग होती है वैसे पढ़िए इसको और देखिए कि आप इस पर एज इट इज़ या अपने शब्दों में लिखकर कुछ नोट्स बना सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यही तरीका है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लिखने का। यहाँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ मैंने फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। जो मेरा अगला लेक्चर आएगा वो इन दोनों के बीच में संबंध और अंतर वगैरह इसके ऊपर आएगा। ध्यान से देखिएगा, क्रॉस चेक करिएगा कि क्या इसी तरीके से आपने पढ़ाई करी है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरीके से इसको लिखिए, समझिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या होते हैं, क्यों है ना, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखिए। स्लाइड की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये हमारा टाइटल है। ये आप पूरा पढ़िए और देखिए कि क्या इंट्रोडक्शन आपका ऐसा ही है। ओके, दोनों स्लाइड आपस में मिली हुई हैं, ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अगली स्लाइड। अगेन ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि किस तरीके से हमें मौलिक अधिकार मिले हैं और वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला आ रहा है समानता का अधिकार। इसे पढ़िए और देखिए कि क्या आपने जो भी किताब पढ़ी है उसमें इसी तरीके से लिखा हुआ है या किसी अलग तरीके से लिखा हुआ है। जैसे लास्ट में मैंने इसमें लिखा है पहले पार्ट में कि तथा अनुच्छेद 17 एंड 18, 17 और 18 जो सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाने वाले 17, 18 इनके बारे में आपने ये चीज़ लिखी है या नहीं, इन सब चीज़ों की बारीकियों को आप देखिए समानता के अधिकार में। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 15 जो सीधे सीधे भेदभाव पर रोक लगाता है किसी भी आधार पर, ठीक है। और अफर्मेटिव एक्शन का जो प्रावधान है ना, जो जिसे रिजर्वेशन हो गया है ना, सकारात्मक क्रिया जिसको बोलते हैं, वो अनुच्छेद 15 के जरिए ही हम सभी लोगों को मिला होता है, ताकि कोई भी समूह अपने आप को वंचित या पिछड़ा हुआ है ना समझे और जो विकास की प्रक्रिया है उसमें सभी व्यक्ति समान रूप से आगे आ सकें। तो ये आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 17 जो इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की वकालत करते हैं। आर्टिकल 18 कोई हमें पदवी, जैसे ब्रिटिशर्स के ज़माने में सर की उपाधि दी जाती थी या लॉर्ड की उपाधि दी जाती थी, तो इस तरीके की उपाधि किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं मिलेगी, ना वो यहाँ से लेगा ना ही विदेश से ले सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बैन कर दी गई हैं कि कोई विशिष्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं किसी को अलग माना जाए, किसी को बड़ा माना जाए।
सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। आर्टिकल 18 इन शॉर्ट ये बात कह रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ आ गया दूसरा अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार है। ये 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों पर चर्चा की गई है। ठीक से देखिए इनको। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं। फिर अनुच्छेद 20 और 22 ये आर्टिकल 19 में जितने भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनका संरक्षण करता है। ये सारे के सारे 20 से लेकर 22 तक। जैसे 20 में है अपराधियों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, मतलब जब तक कोई दोषी ना हो, उसके आरोप सिद्ध ना हो, वो निर्दोष रहेगा, उसको न्यायालय जाने का अधिकार है वगैरह। ये सब चीज़ें आर्टिकल 20 में शामिल होती हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये पूरा का पूरा अनुच्छेद 21 मतलब आर्टिकल 21 का डिस्कोर्स है। ठीक से इसे पढ़िए और देखिए कि क्या आपने ऐसे ही इसको पढ़ा है और क्या आपने आर्टिकल 21A मतलब अनुच्छेद 21A के बारे में भी पता है कि ये क्या है, ये क्यों है। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी या हिरासत में लिए हुए व्यक्ति उनको अधिकार देने की बात करता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वही है ना। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमें जो भी राइट्स मिले हुए हैं। ये आर्टिकल 23 से 24 तक इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करी जाती है। अब आर्टिकल 23 में क्या प्रोविज़न्स हैं उन्हें यहाँ पढ़िए, देखिए कि क्या इसी तरीके से आपने पढ़ाई करी है इसकी या कुछ और आपको देखा गया है, कुछ और है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 23 को समझिए जो यहाँ लिखा हुआ है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 24 में जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें नौकरी पर वगैरह है ना रोजगार नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वो मतलब बच्चों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 25 और 28 ये रिलीजन के आधार पर हमें लिबर्टी देते हैं, ओके, या फ्रीडम देते हैं, ओके, या राइट देते हैं। तो ये सभी नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो भी प्रोविज़न है वो सभी नागरिकों के लिए हैं। ठीक से देखिए, आर्टिकल 25 के बारे में लिखा है, आर्टिकल 26 के बारे में भी यहाँ लिखा है। अगला आर्टिकल 27, ठीक है। सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति को कोई भी राज्य या व्यक्ति दूसरा व्यक्ति मजबूर नहीं कर सकता है यहाँ पर, है ना, धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए, टैक्स देने के लिए। ये आर्टिकल 27 है, पढ़िए इसको। आर्टिकल 28 पूरा का पूरा लिखा हुआ है, देखिए एंड तक इसको, ओके। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 ये देखिए स्पेशल प्रोविज़न है, विशिष्ट अधिकार मिले हुए हैं। ये आर्टिकल 29 हो सकता है कि सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू हो, इसको ठीक से पढ़िए, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 30 जो है हमारे संविधान का अनुच्छेद 30, वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मतलब धार्मिक और भाषाई जो माइनॉरिटीज़ हैं या अल्पसंख्यक हैं उनके लिए है, ताकि वो अपने धर्म की कोई भाषा है उनकी, उसकी, या कोई किताब है या उनका कोई इतिहास है उसका संरक्षण कर सकें। और इसमें ये भी मीनिंग निकलता है कि बहुसंख्यक जो आबादी है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसकी कोई बात इन रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर कहीं कोई थोप ना दे या कोई छेड़छाड़ ना हो,
तो भेदभाव से बचने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ, ये आर्टिकल संविधान में रखा गया है ताकि समानता का जो सिद्धांत है उसको लागू किया जा सके। ठीक है, तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक से इसको पढ़िए, देखिए कि क्या आपने ऐसा ही पढ़ा है इसको। जो भी अनुच्छेद यहाँ मैंने लिखे हैं, जिस तरीके की भाषा यूज़ करी गई है ना, क्या ये ऐसे ही हैं? इन्हें ठीक से देखिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए, क्या आपने अनुमानित अधिकारों के बारे में पढ़ा है, जिसे इंग्लिश में इन्फर्ड राइट्स कहा जाता है। ये मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं और मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग हैं। आर्टिकल 21 जो हमारा है, अनुच्छेद 21, उससे सीधे सीधे तौर पर ये जुड़े हुए हैं। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कई मामलों में भारतीयों को इन्फर्ड राइट्स देता है, अनुमानित अधिकार देता है। ठीक है, तो क्या आपने अनुमानित अधिकार पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़िए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अनुमानित अधिकारों को जानें, किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है ये जानें, कौन कौन से अनुमानित अधिकार मिले हुए हैं। देखिए, काम करने का भी एक अनुमानित अधिकार है, रात में सोने का आपको अधिकार मिला हुआ है, कोई आपको रात भर जगा के नहीं रख सकता है। तो ये सारे के सारे अधिकार हमें उसी आर्टिकल 21 के जरिए अनुमानित अधिकारों की श्रेणी के माध्यम से मिले हुए हैं। तो क्या आपने पढ़ा है? अगर नहीं तो अनुमानित अधिकार पढ़िए और नोट्स बनाइए इसको लेकर। ये सारे के सारे अनुमानित अधिकार हैं। तो इस तरीके से अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा है, समझा है, तो अच्छी बात है। नहीं तो जो भी फंडामेंटल राइट हैं, जो भी हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उन्हें आप इसी तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और अपना नॉलेज जो है उसको एनहेंस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।